जाग्रत स्वप्न प्रज्ञातुरी प्रकृति पुरुष सांख्य फिलॉसफी जागृत स्वप्न प्रज्ञातुरी प्रकृति पुरुष सांख्य फिलॉसफी। वेलकम बैक एवरीवन टू प्रीमियम वीडियो नंबर 10। तो अच्छी बुद्धि के लिए क्या करें? अच्छी बुद्धि के लिए गाना गाएं। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की, जो आपका हुआ था मेगा मॉक टेस्ट। उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो क्या बोलते हैं, कितने आपने सही किए, उनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ी बहुत डिटेलिंग करेंगे जितनी अभी हमको जरूरत है। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन किस प्रकार से वो देखते हैं। आप लोग ने क्या निकालना सीख लिया है? आप लोग ने मीन, मीडियन और मोड निकालना सीख लिया है, यानी कि आपने माध्य, माध्य का और आपका बहुलक, इसको आपने निकालना सीख लिया है। मीन क्या है, माध्य क्या है? कुछ नहीं, सिंपली आपका एवरेज हो जाता है, आपका औसत हो जाता है। मीडियन क्या है, माध्यिका क्या है? आपके पास सीरीज दी हुई है, उनमें से सबसे बीच वाला जो होगा उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मीडियन। और मोड क्या है? मोड एक सीरीज दी गई है और सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार प्रकट होगा नंबर, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मोड। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से निकालना है वो भी आपने देख लिया है, किस प्रकार से इसको निकालते हैं वो भी अब आपको धीरे धीरे याद हो चला है। बात की थी हमने किसके बारे में? बात की थी हमने एनपीसी की, यानी कि हमारे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में हमने बात की थी। किस प्रकार से बनता है ये? एक प्रकार से बेल शेप्ड होता है। इसका आकार किस तरह का होता है? एक घंटी के आकार का होता है। इसका वैषम्य कैसा होता है? वैषम्य इसका 0 होता है, शून्य होता है। इसको हमने 2022 के सवाल से समझा था। ठीक है, ओके। और ये दिखता किस प्रकार से है? दिखता कुछ ये इस प्रकार से है ना? ये ध्यान रखिएगा, आपके मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये कहाँ पे उपस्थित होते हैं? ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आपके किसके अंदर? आपके एनपीसी के अंदर। वही ध्यान रखिए, अगर ये पॉजिटिव सकारात्मक वैषम्य दिखाएगा तो ये अलग हो जाएगा, और जब नेगेटिव दिखाएगा तो ये भी आपका जो मीन, मीडियन, मोड है, ये अलग अलग जगह पे उपस्थित होते हैं। ठीक है, वो कब उपस्थित होते हैं उनकी बात करेंगे बाद में, लेकिन ध्यान रखिए आपका जो माध्य, माध्यिका और बहुलक है, मीन, मीडियन, मोड, ये कहाँ पे होता है? ये हमेशा सेंटर पे होगा। उसी की बात करें, सेंटर से हमको क्या याद आता है? हमको याद आता है जेड स्कोर के बारे में। जेड स्कोर क्या होता है हमारा? 0, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है? डिविएशन होता है उसका 1। ठीक है, उसी प्रकार से जेड स्कोर पे क्या बोलते हैं हम? 0, +1, +2 एंड +3। यहाँ पे -1, -2, -3। इसी प्रकार से फिर हमारा क्या बनता है? ये यहाँ पे 0 पे हाई, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पे ग्राफ बनता है। ठीक है, 0 पे क्या मिलेगा हमको? माध्य, माध्यिका और बहुलक। इस तरफ कितनी जनता होगी? इस तरफ जनता होगी आपकी 50%, और इस तरफ कितनी जनता होती है आपकी? इस तरफ भी होगी आपकी 50%। 50% 50% जब करेंगे तो ये क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं बाईलेटरली सिमेट्रिक। ठीक है, यानी कि ये क्या शो करता है? सिमेट्री शो करता है। ठीक है, ओके। उसी के बाद बात की थी हमने किसके बारे में? बात की थी हमने रोडोप्सिन के बारे में। ठीक है, रोडोप्सिन में क्या मिलता है हमको? कौन सा प्रोटीन मिलता है हमको? जी प्रोटीन की बात करता है रोडोप्सिन। और ये किस में मिलता है हमको? हमको मिलता है ये कोन्स में नहीं मिलता है। किस में मिलता है? ये मिलता है हमको रॉड्स में, है ना? आर से आर याद रखना है। और कोन्स में कौन सा मिलता है हमको? कोन्स में हमको मिलता है आइडोप्सिन। ठीक है, ये कराया था आपको एनसीईआरटी के लेक्चर के अंदर। ठीक है, ओके। उसी के हिसाब से हमने क्या देखा है? हमने पढ़ा है ऑडिटरी पाथवे के बारे में, और हमने पढ़ा है विजुअल पाथवे के बारे में। ठीक है, किस प्रकार से आपके जो ईयर कैनाल होती है, श्रवण नलिका होती है, वहां से अंदर जानकारी जाती है कहां तक? आपके ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक जाती है जानकारी। ठीक है, और यहाँ पे आपके कहां तक जाती है? आपके V1 तक जाती है, यानी कि आपके ऑसिपिटल लोब तक ये जानकारी जाती है। ठीक है, आपकी दृष्टि से कोन्स वगैरह से, रॉड्स वगैरह से होते हुए सब कहाँ टकराती है? आपके वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे जाती है। अब चलिए चलते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अपने प्रश्न पत्र के ऊपर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कल्चर फेयर टेस्ट? संस्कृति मुक्त परीक्षण माना जाता है निम्न में से किसको? भाटियाज बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस, काउफमैन्स इंटेलिजेंस टेस्ट,
वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल और नागलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट। कॉफमैन बुद्धि परीक्षण, नागलेरी अवैचक योग्यता परीक्षण, वेशलर और भाटिया का बुद्धि परीक्षण समूह। इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 नागलेरी नॉन वर्बल। ये कैसा है? ये अवाचिक है। इसमें मतलब इसकी जरूरत नहीं है, इसमें बोलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मालूम है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड आपका परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, तो कॉफमैन का जो है ये इसके देश में काम करेगा, भाटिया का जो है बैटरी ऑफ इंटेलिजेंस यहाँ कहाँ पे काम करेगी? ये केवल इंडिया में काम करेगी, या फिर इस टाइप का जो कल्चर होगा इंडियन कल्चर वहां पे मदद करेगी। ठीक है, वेस्लर वाला कहाँ? अमेरिका में काम कर रहा है, इसलिए इंडिया में हमने क्या किया है? दूसरा उत्पन्न किया है। लेकिन जो नागलेरी का है नॉन वर्बल, इसमें किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कल्चर फेयर, यानी संस्कृति मुक्त, है ना। जब बोलने की बात ही नहीं है, ठीक है, तो आप इसको अफ्रीका में कराइए, चाहे आप जापान में कराइए, चाहे आप इंडिया में कराइए, है ना, या फिर अमेरिका में कराइए, कहीं भी आप कराएंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या होगा? आप किसी से भी क्या कर सकते हैं? वहां पे ये टेस्ट परीक्षण करवा सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? नागलेरी अवाचिक योग्यता परीक्षण, यानी कि नागलेरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट। वेस्लर को अगर आपको देखना है तो 2021 की सीरीज में वेस्लर के बारे में पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला पूछ रहा है प्रोजेक्टिव मेजर्स पर्टिकुलरली इंक ब्लॉट टेस्ट। स्याही धब्बा परीक्षण की बात कर रहे हैं। इससे हमको क्या याद आता है? हमको याद आता है रॉर्शाच का स्याही धब्बा परीक्षण। कब निकला था? ये 1921 में। ठीक है, इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब प्रक्षेपित मापक विशेषकर स्याही धब्बा परीक्षण जो है क्या है? एक प्रकार का प्रक्षेपित मापक है। सूचकांक निम्नलिखित में से किसका मापन करते हैं? मतलब ये 3-4 चीजें दी हुई हैं, इनमें से हम किसका मापन करते हैं? किसकी मदद से? हमारी ये रॉर्शाच नहीं, स्याही धब्बा परीक्षण की मदद से। ऑप्शन है नोवेल्टी कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी, मीनिंग कंटेक्स्ट, डोमेन स्पेसिफिक क्रिएटिविटी, जनरल क्रिएटिव पोटेंशियल। सृजनात्मकता में नवीनता का संदर्भ से, सृजनात्मकता का आशयात्मक संदर्भ, सामान्य सृजनात्मक विभव और विषय विशिष्ट सृजनात्मकता। इसमें किससे मतलब होता है? सिंपल सा है इसका आंसर, हमको मतलब होता है मीनिंग कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी से, है ना। यानी आप जो क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं, है ना, इसका आशयात्मक संदर्भ क्या है, इसका मीनिंग क्या निकालेंगे हम, है ना, उसकी बात करता है इसकी, ना किसी नवीनता की बात नहीं करता है क्रिएटिविटी के। इसका ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्टिव मेजर क्या है? आपका इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना। आपको इस प्रकार से कुछ दिखाया जाता है टेस्ट, और फिर पूछा जाता है क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें जानना चाहते हैं आपकी क्रिएटिविटी के किसके बारे में? आपके आशय के बारे में, मीनिंग कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएटिविटी। रिपीटेड क्वेश्चन है कहां से? आपके 2021 से। तो अगर आपने 2021 का सॉल्व अच्छे से किया हुआ है तो वहां पे आप उसको क्या होगा, इससे आपको फायदा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे देखिए बोल रहा है अगेन, व्हेन अ टारगेट इज डिफाइंड बाय जस्ट वन डिस्टिंक्टिव फीचर। यहां पर देखिए आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो आकृति है, ये आपको क्या दिख रही है? पूरे स्क्रीन में आपको केवल ये उठ के दिख रही है। फिर से देखिए इसको। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। विच इज अवेलेबल ऑन इट्स फीचर मैप एंड इट कॉल्स अटेंशन टू इटसेल्फ इज नोन एज। जब एक लक्ष्य को केवल एक विशिष्ट लक्षण से परिभाषित किया जाए तो उसके विशिष्ट गुणमान चित्र में शामिल है और यह अवधान को अपनी तरफ खींचता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए आपका अटेंशन जो था वो इसी सर्कल के ऊपर क्या चला गया था? आपका अटेंशन चला गया था। पूरी स्क्रीन ब्लैक थी, लेकिन क्या हो रहा था? ये क्या कर रहा था? चीख चीख के अपनी तरफ ये आपका जो अटेंशन है इसको ये खींच रहा था। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉप आउट इफेक्ट, यानी कि प्रकटीकरण प्रभाव, पॉप आउट, है ना। ये जो चीज थी ये उछल उछल के आपके सामने पॉप की तरह सामने आपके आपके ये आ रही थी। ठीक है, ना ही बाइंडिंग है, ना ही संबंधता प्रभाव है, ना ही ओरिएंटिंग है, ना ही कंजंक्शन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये सारे सवाल आपके अधिकतर 2021 से लिए हुए हैं, तो अगर आपने 2021 का अच्छे से किया है तो आपका ये वाला टेस्ट भी अच्छा गया होगा। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, हु ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड नोमोथेटिक अप्रोच इन पर्सनैलिटी रिसर्च। ठीक है, निम्नलिखित में किसने व्यक्तित्व अनुसंधान में पर्सनैलिटी की रिसर्च में नियमान्वेषी उपागम पर बल दिया है? नोमोथेटिक, है ना, दो चीजें होती हैं, ध्यान दीजिए, नोमोथेटिक एंड आपका दूसरा होता है इडियोग्राफिक। ठीक है, तो आपके पास दो चीजें क्या होती हैं? नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक। इसका आप ध्यान रखेंगे। नोमोथेटिक मतलब क्या है? आपका नियमान्वेषी। ठीक है, इस पे नोमो मतलब क्या होता है? एक प्रकार से आपका लॉज वगैरह कुछ होता है। ठीक है, तो उस उपागम पर क्या करते हैं? ये बल देते हैं। ठीक है, नोमो मतलब क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, नोमो हमेशा बात करेंगे किसकी? पॉपुलेशन की, यानी सब पे लागू होता है। और इडियोग्राफिक जो है, इडियोग्राफिक जो रिसर्च है, साइकोलॉजिस्ट जो रहे होंगे वो किस पे ध्यान देते हैं? वो एक इंडिविजुअल पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको बताएं, सिंपल सा उदाहरण है, इस प्रकार से ध्यान रखिए कि आपका अगर हम बात करें व्यवहारवादियों की,
ना। व्यवहारवादी क्या कहते हैं, जो भी चीज है सब कुछ क्या है आपका बिहेवियर है, यानी कि जितने भी लोग हैं दुनिया में सब किस पे टिके हुए हैं, हमारे व्यवहार पे टिके हुए हैं, ठीक है। तो उनको एक प्रकार से एग्जाम्पल समझा रहे हैं, क्या कह सकते हैं हम, कैसी अप्रोच रखते थे वो नोमोथेटिक अप्रोच रखते थे कि जो भी कर रहे हैं आप व्यवहार के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है, एक जनरलाइज वे में, है ना। पॉपुलेशन कैसी होती है, एक जनरलाइज वे में होती है। लेकिन इडियोग्राफिक बात करेंगे हम किसके बारे में, मानवतावादी के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या बोलते हैं मानवतावादी, ये इडियोग्राफ थे, है ना। कौन थे आपके, मास्लो थे, रॉजर्स थे। इनका क्या कहना था आपका कि प्रत्येक इंडिविजुअल क्या है अपने लिए स्वयं चीजें पैदा कर सकता है ना, स्वयं सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपके किसके बीच में, नोमोथेटिक के बीच में और आपके इडियोग्राफिक के बीच में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 आइजैक। हमको यहाँ पे आइजैक ने क्या बताया है, हमको बताया है पेन थ्योरी के बारे में। इसके अंदर क्या क्या आता है आपका, इसके अंदर आता है आपका साइकोटिसिज्म, इसके अंदर आता है आपका एक्स्ट्रावर्जन, और इसके अंदर आता है आपका क्या, तंत्रिका ताप यानी कि न्यूरोटॉसिज्म। पर्सनैलिटी के लेक्चर में कवर है ये चीज, डोंट वरी, ठीक है। पर्सनैलिटी का लेक्चर देखिए, एनसीईआरटी वाला सिंपल सा लेक्चर है, उसमें पेन थ्योरी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि आपके जो आइजैक है, हेंस आइजैक, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम पर्सनैलिटी को कैसे समझेंगे, रिसर्च करेंगे नोमोथेटिक अप्रोच के थ्रू, है ना। जो भी कुछ भी पर्सन है किसके अंदर आएंगे, वो इन तीनों के अंदर आएंगे। इसके बीच में डिफरेंस वेरिएंस है, एनसीईआरटी का लेक्चर करिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे इडियोग्राफिक की, आगे आपको प्रश्न मिलेगा इसके ऊपर, इडियोग्राफी की बात करें तो इडियोग्राफिक अप्रोच किसकी थी, पर्सनैलिटी को लेकर आपकी कार्ल रॉजर्स की, ठीक है। देखिए कंफ्यूज कैसे किया है आपको, यहाँ जंग देके किया है ना, काल काल दोनों का सेम नाम है, ध्यान रखना है आपको। चश्मे वाले जो थे आपने लेक्चर में देखा था, कार्ल रॉजर्स बात करते हैं 1940 में किसकी, अपनी क्यू शॉर्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वहां से आपको मालूम पड़ता है, ठीक है। तो कार्ल रॉजर्स यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात किसकी करते हैं, बात करते हैं इडियोग्राफिक अप्रोच की, और नोमोथेटिक अप्रोच किसकी है, आपकी आइजैक की है, पर्सनैलिटी को लेके। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपकी नोमोथेटिक अप्रोच व्यवहारवादी वाले, ये है आपके इडियोग्राफिक अप्रोच कौन, आपके मानवतावादी वाले, ठीक है। ये मानवतावादी और ये जो बिहेवियरिस्ट है, ये तो थोड़ा सा ब्रॉड वे है बताने का आपको, ताकि आपको एग्जांपल याद रहे, ठीक है। नोमोथेटिक अटेम्प्ट्स टू जनरलाइज पीपल, कैसे करेंगे, लोगों को जनरलाइज कर देते हैं। यूजेस ऑब्जेक्टिव नॉलेज की बात करते हैं ये, है ना। और यहाँ पे बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डेटा और डेटा दैट कैन बी कैटेगराइज्ड, इनके पास डेटा वगैरह होता है। फोकसेस ऑन रिकॉग्निशन ऑफ यूनिकनेस, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को क्या बोलते हैं रॉजर्स लोग, कि हर व्यक्ति अलग है, हर किसी की क्षमता अलग है। यूजेस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस करते हैं, और बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, है ना, प्रत्येक व्यक्ति की यूनिकनेस के ऊपर ये बात करते हैं इडियोग्राफी वाले, और ये बात करते हैं नोमोथेटिक यानी कि नियमान्वेषी वाले, है ना। नियम से समझ में आ रहा है ना, नियम क्या होगा ना, एक ही नियम पे क्या करेंगे, सभी लोगों को तौल देंगे, है ना। जैसे पेन थ्योरी बात करता है किसकी, आइजैक की, है ना। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न नंबर 96। आफ्टर बीइंग रॉब्ड बाय अ बॉय रिसेंटली, द शॉपकीपर सेज, beware of teenagers in our community, which of the following explains his reactions, algorithm, availability heuristic, representative heuristic या फिर gambler's policy। एक लड़के द्वारा लूटे जाने के बाद दुकानदार कहता है, हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए। उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है, क्या ये एल्गोरिथम है, क्या ये उपलब्ध स्वतः शोध प्रणाली है, अवेलेबिलिटी है, क्या ये प्रतिनिधिक है यानी कि रिप्रेजेंटेटिव शोध प्रणाली है, या फिर ये जुआरी मिथ्य भ्रम गैम्बलर्स पॉलिसी है, ठीक है। देखिए नाम समझ में आ रहा है आपको, क्या है यहाँ पे एल्गोरिथम तो नहीं है। यहाँ पे एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और फिर आपका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 के बाद 3 होगा, और 3 के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहुंच सकते हैं, जो कंप्यूटर है आपका दिमाग है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो हट गया आपका ऑप्शन, बचा क्या आपका गैम्बलर्स पॉलिसी। ये क्या होती है, ये जो आपके जो लोग जुआ खेलते हैं, जुआरी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि इस बार मेरा लक साथ नहीं दिया, अगली बार मेरा पत्ता सही गिरेगा, या फिर मेरे को कसिनो में सही राउंड मेरा मिलेगा तो मुझे प्राइज वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या, गैम्बलर्स पॉलिसी यानी कि जुआरी मिथ्य भ्रम। कंफ्यूज किस में है आप, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के बीच में और आप रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, आपको कंफ्यूजन है कि उपलब्ध स्वतः शोध प्रणाली और प्रतिनिधिक स्वतः शोध प्रणाली क्या होती है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक लड़का था, एक लड़के ने क्या किया, दुकानदार को लूट लिया, ठीक है। उसके आधार पे दुकानदार क्या बोल रहा है, हमारे समुदाय के किशोरों से सावधान रहिए। तो क्या एक लड़का सारे पॉपुलेशन को या सारे जो किशोर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ना, है ना। तो ये गलत बात है, ऐसा तो नहीं कि जो सोसाइटी के जो लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, लड़के होंगे, वो सभी क्या होंगे, वो सभी
चोर होंगे या फिर उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या कर लिया उसने, लूट लिया। ठीक है, तो उसकी प्रतिक्रिया को निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट करता है? यहाँ पे ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, है ना, प्रतिनिधिक स्वतः स्रोत प्रणाली कहलाएगा, ना कि ये उपलब्ध स्वतः स्रोत प्रणाली होगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक नहीं है, ये क्या होता है, ये होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, प्रतिनिधिक, है ना। ये इस बॉय का क्या कर रहा है, प्रतिनिधिक कर रहा है। ये जो लड़का है इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि समुदाय के जो सारे बच्चे हैं, सारे किशोर हैं, सभी से क्या सावधान रहना चाहिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है ये, एक प्रकार क्या बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है आपका रूढ़िवादिता, है ना, कि एक बच्चे ने किया तो सभी बच्चे क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होता है इसका, प्रतिनिधिक स्वतः स्रोत प्रणाली होता है, ना कि अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। ठीक है, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक के ऊपर और रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक के ऊपर आपकी एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, ताकि वहां पे आपको ए और आर के बीच अच्छे से क्लियर कट डेफिनेशन और अच्छे खासे 15-20 एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको इन दोनों के बीच कोई कंफ्यूजन कभी ना रह जाए। ठीक है, अभी के लिए आंसर क्या है आपका, रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है क्या कर रहा है, ये प्रतिनिधित्व कर रहा है इन लोगों का। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। Communication of the understanding of the internal frame of reference to client by a therapist pertains to which of the type of counseling skills? परामर्शकर्ता के द्वारा सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ को समझ पाने का संप्रेषण करना किस प्रकार के परामर्श कौशल को दर्शाता है? ये दर्शाता है सिंपली किसके, आपके रिफ्लेक्शन को, यानी कि आपके प्रतिबिंबन को। ना ही कोई एम्पैथी है, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर है, ना ही कोई यहाँ पे फोकसिंग हो रही है। ठीक है, आपकी जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के अंदर आपके मुख्यतः 6-7 पिलर होते हैं, उनमें से एक क्या होता है, रिफ्लेक्शन। इसमें क्या करते हैं आप, परामर्शकर्ता के द्वारा, आपके द्वारा क्या होता है, सेवार्थी की आंतरिक मनोदशा के संदर्भ, है ना, उसके कंटेक्स्ट को समझना वहां पे। ठीक है ना, जो सेवार्थी है आपका, यानी कि जो आपकी मेडोना है ना, उसकी आंतरिक मनोदशा क्या है, उसको समझ पाने का संप्रेषण करना। ठीक है, और उसी बारे में बातचीत करना, क्या बताती है, आपके प्रतिबिंबन, है ना, वो जो अंदर फेस कर रहा है उसी का क्या बना लिया आपने, प्रतिबिंब बना लिया, यानी कि उसी को आपने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसी के साथ आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए, रिफ्लेक्शन। अब बात करेंगे अगले सवाल की। वोयरिस्टिक एंड एक्सिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन DSM-5? कामदर्शी प्रवृत्ति और आत्म प्रदर्शन रोग DSM-5 में निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? ठीक है, क्या ये यौन संबंधी दुष्क्रिया है, पैराफिलिक विकार है, अन्य दशाएं जो कि निर्धारित ध्यान पर केंद्रित होती है, विघटनकारी संवेग नियंत्रण तथा आचरण विकार, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस, पैराफिलिक डिसऑर्डर, अदर कंडीशन दैट फोकस ऑन क्लिनिकल अटेंशन, डिसरप्टिव इंपल्स कंट्रोल एंड कंटेंट डिसऑर्डर। 3 एंड 4 आपका बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज किसके बीच में है, कंफ्यूज है आप, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस एंड पैराफिलिक डिसऑर्डर। सबसे पहली बात तो ये है, जब आपने सॉल्व किया होगा आपको ये बिल्कुल मालूम नहीं है होता क्या है। ठीक है, DSM-5 के अंदर बताया गया है किसके बारे में, आपके पैराफिलिक विकारों के बारे में। उन्हीं में से ये 2 विकार हैं, इसमें क्या है, कामदर्शी प्रवृत्ति, जब लोग ऐसा शो करते हैं, इस प्रकार का विकार शो करते हैं, तो किसके अंदर काउंट किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है आपके पैराफिलिक विकार के अंदर। ठीक है, डिस्फंक्शन की कोई बात नहीं है, दुष्क्रिया यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आत्म प्रदर्शन रोग। ऐसे लोग क्या करते हैं, अपना जो एरिया होते हैं, जेनिटल एरियाज, उनका क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, है ना, सामूहिक जगहों पर, है ना। क्यों, किससे पीड़ित होते हैं वो डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, कौन से, एग्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर से। इन दोनों को किसके अंदर काउंट किया जाता है, आपके पैराफिलिक विकार के अंदर काउंट किया जाता है। कामदर्शी प्रवृत्ति और आत्म प्रदर्शन रोग किसके अंदर, आपके DSM-5 के अंदर। यहाँ पे बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली एसोसिएटेड विद प्लाटोज आइडिया ऑफ chariot that is pulled by 2 horses? Desiring soul is the charioteer, rational soul is located in the head। 2021 में कराया है, देखा होता तो सवाल गलत नहीं होता। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी। ठीक है, यही बात करते हैं प्लेटो बी एंड डी के बारे में। रेशनल सोल कहाँ पे होती है, हमारे मस्तिष्क में, हेड में होती है। और स्पिरिटेड सोल कहाँ, क्या जानती है, नोज द ऑनर। ठीक है, बी और डी इसका राइट होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इथोलॉजिकल अप्रोच टू मोटिवेशन मेनली एक्सप्लेन्स, उत्प्रेरण। ठीक है, यहाँ मोटिवेशन को क्या कह रहा है एंटी, आपका उत्प्रेरण की बात कर रहा है। हेतु मतलब मोटिवेशन हेतु जैववासिकी इथोलॉजिकल उपागम मुख्यतया निम्न की व्याख्या करते हैं। इथोलॉजिकल मतलब क्या है, जैव आ गया, जैव मतलब क्या आ गई है आपकी, बायोलॉजी आ गई है आपकी, इसका आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, ओके, बायोलॉजी कहाँ कहाँ पे आएगी वो देखिए। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का जैविकीय पहलू, सही बात है, ये तो होगा ही। जब यहाँ जैविकी जैव दिख गया आपको, मतलब बायोलॉजी की बात होगी, यहाँ पे व्यवहार का जैविकी पहलू आएगा ही आएगा। ए आएगा, मतलब या तो ए ये सही है या फिर ये सही है ना। 2 और 4 तो आपके ऑलरेडी हट गए हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है।
या तो ए बी सही है या फिर ए बी सी सही है, ठीक है। दोनों ही केस में बी तो सही है, इतना जानते हैं, आपको केवल इतना जानना है कि क्या सी सही है या नहीं। कॉजेशन ऑफ बिहेवियर, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री मतलब व्यवहार का विकासात्मक इतिहास, ठीक है, मतलब किस प्रकार से आपका व्यवहार इवोल्यूशन हो रहा है। यहाँ भी किसकी बात करेगा, आपकी जैविकी की बात करेगा। विकास की जब बात करेंगे, इवोल्यूशन की बात करेंगे तो ना, यहाँ से हम यहाँ तक मानव जो बनते हैं, पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, यहाँ से सेल से शुरुआत होती है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉजेशन ऑफ बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस, हार्मोनल एंड न्यूरोबायोलॉजिकल इवेंट्स। चीख चीख के आपसे बोल रहा है तंत्रिका जैविकी, यहाँ भी जैविकी देखिए, ए बी सी आगे बढ़ते हैं, है ना। सी आपका होता है राइट आंसर। केवल प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे आप, है ना, छोटे छोटे कीवर्ड्स को ढूंढेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट आंसर क्या है आपका, ए बी सी। और ये क्या बोल रहा है, प्रॉक्सिमल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के सन्निकट निर्धारक, कुछ भी नहीं यहाँ पे, ए बी सी यहाँ पे राइट आंसर होता है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप। इथोलॉजिकल अप्रोच में क्या क्या काउंट होता है, ए बी सी तीनों काउंट होता है। व्यवहार का जैविकीय पहलू भी काउंट होता है, व्यवहार का विकासात्मक इतिहास भी काउंट होता है, और ये भी काउंट होता है। देखिए फिर से क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोजेक्टिव टेस्ट अभी हम करके आए थे, क्या बताते हैं ये बताता है मीनिंग किसका, पर्सनैलिटी का, सॉरी क्रिएटिविटी का, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रिएटिविटी का पूछ रहे हैं, पर्सनैलिटी के बारे में। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट ये तो मालूम है होता ही है, ये ना, ये तो होता है, कंफर्म है आपको, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। फिर क्या मालूम है आपको, रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ब्लैंक, है ना। और ये आपके पास क्या दिया है, गटमैन स्केलोग्राम एनालिसिस, गटमैन का स्केलोग्राम एनालिसिस, क्या बात है। और फिर केंट रोजनॉफ फ्री एसोसिएशन टेस्ट, यहाँ भी देखिए आपको एसोसिएट करना है। एबीडी क्या होता है, एबीडी इसका राइट आंसर होता है ना। गटमैन स्केलोग्राम की यहाँ पे बात नहीं होगी। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 ए बी एंड डी। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी में एक और नाम बढ़ा लीजिए किसका, ये आपको बताया है वैसे एनसीईआरटी से, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस वाला, रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ब्लैंक, आरआईएसबी टेट तो है ही है, और आपका केंट रोजनॉफ फ्री एसोसिएशन टेस्ट भी, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 90, इंटरस्कोरर रिलायबिलिटी इज रिलेवेंट इन, अंतरगणक विश्वसनीयता, अरे विश्वसनीयता, ये कौन सी वसीयत की बात हो रही है यहाँ पे, किन परीक्षणों में सार्थक होती है, विश्वसनीयता है, ठीक है। ओके, ए प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, अचीवमेंट टेस्ट विद शॉर्ट आंसर, अचीवमेंट टेस्ट विद ऐसे टाइप क्वेश्चंस, सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, व्यक्तित्व के प्रक्षेपक परीक्षण, लघु उत्तरों वाले लब्धि परीक्षण, निबंध प्रकार के प्रश्नों वाले लब्धि परीक्षण। और यहाँ पे डी बोल रहा है आत्मसूचित व्यक्तित्व प्रश्नावली, सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। बात किसकी कर रहा है वो, आपको एक चीज आपने पढ़ी थी इंटेलिजेंस के बारे में, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, यानी कि एक पर्सन और ये दूसरा पर्सन, इंटेलिजेंस। अंतरगणक यानी कि स्कोरर ए और स्कोरर बी, इन दोनों के बीच किसकी बात होगी, विश्वसनीयता की बात होगी, रिलायबिलिटी की बात होगी, ये पूछ रहा है प्रश्न आपसे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिलायबिलिटी होती क्या है ना। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि विश्वसनीयता होती क्या है। अगर आपको विश्वसनीयता ज्ञात करनी है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वैधता क्या है, यानी कि वैलिडिटी क्या है ना। ये सब चीजें आपको जब बेसिक चीजें मालूम होंगी तो ही आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अभी के लिए आप आंसर नोट कर लीजिए, आंसर क्या है आपका, डी को छोड़ के देखिए किसकी बात कर रहा है, सेल्फ रिपोर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, इसके अंदर काउंट नहीं होंगी, ए बी एंड सी राइट आंसर है आपका थर्ड नंबर का, ठीक है। व्यक्तित्व के प्रक्षेपक परीक्षण, स्कोरर ए भी करेगा, स्कोरर बी भी करेगा। लघु उत्तर वाले लब्धि परीक्षण, स्कोरर करेगा, ये स्कोरर करेगा। निबंध प्रकार के प्रश्न वाले लब्धि परीक्षण, ये भी करेगा, ये भी करेगा। लेकिन यहाँ पे सेल्फ रिपोर्ट की जैसी ही बात आती है थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है। तो इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी इज रिलेवेंट पूछा है, ठीक है, किन परीक्षणों में सार्थक होती है, मतलब हमको सार्थक से है, ठीक है। रिलेवेंट पूछा है यहाँ पे, इसमें उतनी रिलेवेंट नहीं है। ए बी सी क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी। तो इस टेस्ट के अंदर सारे सवाल आपके 2021 के ही थे। 2021 को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, वीडियोस जाके देखिए उनको, है ना, वहां से काफी काम की चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। ओके, अगले वीडियो में बात करेंगे इसकी, अगले वीडियो में बात करेंगे हम हरी मिर्ची और लाल मिर्ची के बारे में, ठीक है। ओके, तो अगली वीडियो में वेट कर रही है आपकी हरी मिर्ची और लाल मिर्ची। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।